Good evening, my dear students, and welcome to this session. Now, this session is a continuation of the previous session जो हमने पहले chemical kinetics का लिया था. Okay? My name is Anoop Sir. I am an educator on Aakash BYJU'S NEET YouTube platform. तो आज हम करने वाले हैं chemical kinetics. तो चलिए, let's begin over with the thing called chemical kinetics. So here we have the table of content जो हम करने वाले हैं आज. इसे क्या हो गया? So that's what we have as the table of content. देखो अब हमने क्या क्या कर लिया. हमने rate of reaction कर लिया, rate law कर लिया है, methods to analyze rate of reaction कर लिया है. तो ये हमारे पास है जो हम करने वाले हैं, जो हम कर चुके हैं. सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए ला सकें. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, देखो हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनका, और फिर आज हम आगे की बात करेंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट डील्स विद द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच इट प्रोसीड्स, तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. होता क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डील्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. दिस इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पीशी. मतलब कि अगर हम स्पीशी बदल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोना चेंज, इजंट इट? लेकिन फिर भी हम एक रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिफाइन कर देते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल रेट लॉ से डिफाइन कर देते हैं. तो हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है द rate of change of concentration of any of the reactant or product divided by their respective stoichiometric coefficient. तो आप सबने लाइक कर दिया है ना? जीते रहो बेटा पवन, लक्ष्मी कुरवेकर जीते रहो, सचिन जीते रहो, आंचल है, येशी गुरमे है एंड शाहिद मोहम्मद जीते रहो बेटा सारे के सारे, और फटाफट लाइक करते चले जाइए. ठीक है ना? ओके. अब डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, द डिफरेंशियल रेट लॉ टॉक्स अबाउट द फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन. अब जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए. व्हाट वुड बी द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 गिविंग 2HI? ये चैप्टर टॉपिक हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं. ठीक है, 21 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं. कुड वी हैव मोर नंबर ऑफ लाइक्स? नोट्स मिल जाएंगे बेटा, कल शाम तक आपके पास सारे के सारे नोट्स पहुंच जाएंगे. ठीक है, कल शाम तक हम पूरा का पूरा सेशन क्रिएट कर देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी और कल शाम तक आपके पास नोट्स भी पहुंच जाएंगे. चलिए, तो डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज H2 plus I2 plus 2HI. जल्दी से आंसर बताइए इसका. आंसर. हेलो बेटा ओंकार, इसका आंसर क्या होगा? अरे मेरे भाई गड़बड़ कर रहे हो. इसका तो आंसर सीधा सीधा ए है, लेकिन ए भी नहीं है ना. इसका तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इसका आंसर हो सकता था ए, लेकिन हमारे पास प्लस DHI/dt होना चाहिए, 1/2HI/dt, और यहां पे माइनस होना चाहिए. इसका तो कोई आंसर ही नहीं बनेगा. ठीक है ना? Okay. For the reaction N2O5 gaseous, 2NO2 gaseous plus half O2 gaseous, the value of rate of disappearance of N2O5 was found to be 6.25 into 10⁻³ moles per liters per second inverse. The value of rate of formation of NO2, नहीं O2 would be, ये कुछ गड़बड़ है इसमें. Now we talked about even the factors affecting the rate of reaction. हाँ, चाहिए साइन की गड़बड़ है थोड़ी सी. Factors affecting the rate of the chemical reaction. कौन कौन से rate of chemical reaction? Effect of concentration, effect of temperature, effect of catalyst. हमने 7 factors की बात की थी. हमने कहा था concentration, pressure, the catalyst, the nature, and we talked about the temperature, we talked about radiation, and we talked about solvent. तो ये सारे के सारे factors हमने बात की थी. 25 likes हो चुके हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे effect of concentration की. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन अब हम शुरू करने वाले हैं. इज दैट ओके? तो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन.
ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. हाउ डज द कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे कुछ छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, अब जो सबसे पहली बात आ जाती है हमारे पास जब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं एक्टिव मास. ठीक है, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास इज द टर्म which directly affects the rate of reaction. ठीक है, the term which directly affects the rate of reaction is called the active mass. ठीक है, it is obtained by raising the concentration of the reactant by a real number. अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस नंबर से हम इसको कंसंट्रेशन को पावर बना रहे हैं, जो हम इसको जिसको हम कंसंट्रेशन की पावर बना रहे हैं, दैट इज अ रियल नंबर. ठीक है, अब रियल नंबर तो वो है. अब रियल नंबर के बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से वर्क कर रहा है. आई बिलीव सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूं, सारे के सारे नोट्स क्लियर नजर आ रहे हैं. अगर कोई डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली बता देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आई विल बी एबल टू क्लियर इट ऑफ. ठीक है, तो रिएक्टेंट बाय अ रियल नंबर. ठीक है, दिस रियल नंबर इज नोन as the order with respect to that reactant. ठीक है, this real number is known as the order with respect to that reactant. ठीक है, the sum of all orders is termed as overall order of the reaction. ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर्स का जो सम है उसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो ये हमारे पास आ जाता है समथिंग कॉल्ड द एक्टिव मास. अब ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट बन जाता है कि कंसंट्रेशन का, अब देखो कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो क्या रहा है. अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर इज ऑलवेज एंड नो एक्सेप्शन, ऑर्डर इज ऑलवेज experimentally determined. ठीक है, order is always, no exception, is experimentally determined. Order cannot be predicted from the equation. Clear? Order cannot be predicted from इक्वेशन. मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन होता नहीं. अगर कोई कहता है कि सर अगर सिंपल रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो फिर तो उसके अंदर ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है. बिल्कुल सही, एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है. लेकिन आपको ये किसने बताया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चला ना. प्लीज अंडरस्टैंड, एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली पता चला तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर के बराबर हो गए.
इज दैट क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के अंदर हम सारे के सारे जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन मानकर चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन भी है, कंसिडरिंग द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन एज बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो वहां पे माना जाता है कि वह एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, ऑर्डर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, ऑर्डर हमेशा डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द थिंग कॉल्ड द ऑर्डर्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। जीते रहो बेटा अक्षय ठाकुर। और हमारे पास अभी 29 लाइक्स हो गए हैं। कुड वी हैव मोर नंबर ऑफ लाइक्स? इन द मॉर्निंग सेशन वी गॉट अराउंड 70 लाइक्स हमारे हो गए थे मॉर्निंग सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हमारे कितने लाइक्स होने वाले हैं ये जरा बता देना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात आ जाती है। ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन। चलिए, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट आती है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ। द गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ। गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शंस। ठीक है, द गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शंस। अब लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या चीज है? बहुत सिंपल सी लॉ है। इट सिंपली सेज दैट द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of active masses of the reactants। ये है गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शंस बोलते हैं। तो अब एक सिंपल से रिएक्शन की बात करते हैं। लेट अस से हमारे पास एक रिएक्शन है P of A प्लस Q of B gives us R of C प्लस S of D। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिव मास। सबसे पहले तो हमारे पास एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट साइड इज रिएक्टेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड इज द रिएक्टेंट, राइट साइड इज द प्रोडक्ट। तो अगर हम लेफ्ट साइड रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे एक्टिव मासेस की। ठीक है, तो एक्टिव मास ऑफ ए, लेट्स से एक्टिव मास ऑफ ए इज कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर अल्फा। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर बीटा। ठीक है, वेयर अल्फा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। Now that is equal to n. N is what we know as overall order of reaction. तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। इज दैट क्लियर? गुड इवनिंग बेटा, हैप्पी दुबे, कैसे हो आप? बढ़िया हो? ठीक है, so this is what we have as overall order of the reaction. Now that is what we have as A and B, that is what we have as alpha and beta. तो ये हमारे पास reaction आ गया। तो according to the law of mass action, rate is proportional to A raised to power alpha, that is the active mass of A, multiplied by B raised to power beta, which is the active mass of B. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है law of mass actions। अब ये तो हमने लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शंस की बात। अब जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में लिख दिया तो अब हमें एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को, दैट इज रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर बीटा को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत है। हैप्पी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा। ठीक है, तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत है। तो रेट बिकम्स इक्वल टू के into concentration of A raised to power alpha into concentration of B raised to power beta, and that's what we have as the rate law. ठीक है, this is the rate law or rate expression, you can say rate expression। ठीक है, अब अगर हमने यहां पे निकाल दिया कि रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, that's what we have found।
अब यहां पे जब हम के की बात करते हैं ना, तो के क्या होता है? के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेट, एंड दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन इज इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of each reactant is unity, ठीक है। तो जब सारे के सारे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ऑफ 1 यूनिट ले लेते हैं, जैसे 1 मोल पर लीटर ले लिया या 1 बार ले लिया, यानी कि 1 ले लिया, then in that case rate would become equal to K, and that is how it is called the specific rate, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज रेट कांस्टेंट और द स्पेसिफिक रेट, ठीक है। अब ये तो हमने रेट कांस्टेंट की बात कर ली, स्पेसिफिक रेट की बात कर ली, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स ऑफ रेट। जब हम रेट के यूनिट की बात करते हैं, रेट का यूनिट क्या है? रेट का यूनिट है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन लिख दीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, वॉट एवर यू माइट टेक इट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का भी अपना एक यूनिट है, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट टू पावर अल्फा बी रेस्ट टू पावर बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट ऑफ रेट यानी कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रेस्ट टू पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन रेस्ट टू पावर बीटा, ठीक है। अब दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन विच इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है ना? और ये आप नोट करते चले जा रहे हो ना मेरे साथ साथ। आज आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा समझ के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखते चले जाइएगा, नोट करते चले जाइएगा, और सबसे पहले तो अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। अब लेट अस टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स is equal to K into concentration raised to power n, where n is the overall order of the class. टाइमिंग बेटा शाम को 6 बजे की है, ठीक है। तो अब K के यूनिट की अगर बात करो तो K will turn out to be concentration raised to power 1 minus n time inverse. तो ये हमारे पास K का यूनिट आ जाता है। K is equal to concentration 1 minus raised to power 1 minus n टाइम इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? तो बेटा अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, और आंसर यहां पर लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन इज टेक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एज मोल लीटर इनवर्स। वैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकता हूं, पर लीटर इनवर्स लिखना ज्यादा आसान है क्योंकि डेसीमीटर क्यूब के अंदर फिर पावर लगाना मुश्किल हो जाता है। एंड ऑफ टाइम एज सेकेंड्स, तो टाइम का हमने यूनिट सेकेंड्स ले लिया है। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ A zero order reaction। जल्दी से बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? क्विकली टेल मी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? जल्दी से बताइए।
कोई दिक्कत? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास है मोल लीटर इनवर्स रेस टू पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अक्षय ठाकुर ने आंसर दिया है मुझे, बाकी का आंसर कहां चला गया? बाकी को भी तो आंसर देना था। जय सिंह ने आंसर दे दिया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही तो आएगा आंसर। तो K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए नाउ गिव मी द आंसर फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। 34 लाइक्स हो चुके हैं हमारे। कुड वी गेट 50 लाइक्स राइट नाउ? फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स रेस टू पावर 1 माइनस 1 second inverse. So that would equal to mole liter inverse raised to power 0 second inverse. So that actually turns out to be second inverse. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो रेट कांस्टेंट इज सिंपली सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड ऑर्डर का जल्दी से बताइए। सेकेंड ऑर्डर की बात करते तो K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स रेस टू पावर 1 minus 2 second inverse. So that is going to be mole liter inverse raised to power minus 1 second inverse. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मोल रेस्ड टू पावर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन लिखो, K is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 3 mole raised to power minus 3 by 2 liter raised to power 3 by 2 second inverse. What is the order? हाँ भाई, ऑर्डर बताओ। इनविजिबल 9721 जीते रहो बेटा, ऑर्डर बताइए जल्दी से। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर के लिए हमें सिर्फ कंसंट्रेशन यूनिट को देखना पड़ेगा। हमारे पास ये है मोल रेज टू पावर माइनस 3 by 2 लीटर रेज टू पावर 3 by 2 विच कैन बी रिटन एज मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर minus 3 by 2. Can we write it this way? सुब्रता घोष सेकंड ऑर्डर नहीं है ये। अक्षय ठाकुर सेकंड ऑर्डर कहां से बना दिया आपने इसे? अब यहां पर दैट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस एन। तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1 माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 3 by 2. This makes it n is equal to 1 plus 3 by 2 and it is actually 5 by 2. तो यहां पे the order is 5 by 2 order. हाँ भाई, ये 5 by 2 ऑर्डर है। दिस रिएक्शन इज 2.5 ऑर्डर। क्या कर रहे हो? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट फिर से, ठीक है? और ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना। ओके, लिखो क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट इज
2.5 into 10 raised to power minus 3 mole raised to power minus 2 liter raised to power 2 second inverse. ठीक है, what will be the rate of reaction? A gives P. A gives P if concentration of A is equal to 0.2 mole liter inverse. आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। और हमारे पास 35 लाइक पे अटक गया है ये, बाकी लाइक्स कहां चले गए? कुछ स्टूडेंट आए हैं अभी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। हाँ भाई, 0.2 मोल पर लीटर। आंसर सबसे पहले तो आपको ऑर्डर निकालना है। हमारे पास है मोल बाय लीटर रेज टू पावर -2, मोल बाय लीटर रेज टू पावर -2। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब यह है एन की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ठीक है, तो अब अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट विल बिकम इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट के लिए तो ऑर्डर वही रहेगा ना। ठीक है, आदर्श सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आर यू इन अ कैपेसिटी टू मेक द ऑफर? क्या आप मुझे ऑफर कर सकते हैं? ओके, तो k इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आ गया। तो n की वैल्यू है 3, तो यहां पर ये आ गया k इंटू ए रेज टू पावर 3। तो दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू k की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल रेज टू पावर -2 लीटर रेज टू पावर 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2 मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 3। अब तो सॉल्व करके आंसर बता दो भाई। गिरजा शंकर बहेरा, बेटा लेट हो गए हो तो फटाफट अब इस क्वेश्चन को करो। लेट नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अब इसको सामने कैलकुलेशन लिखा हुआ, आंसर करो। केओसी का क्या मतलब है? आंसर अरे भैया, सॉरी फॉर लेट तो ठीक है, आंसर तो दो। आंसर तो कोई दे नहीं रहा, सॉरी फॉर लेट बोलते चले जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ना एक डेफिनेशन आ जाती है कुछ।
सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, यहां पे हमारे पास ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है सिंपल एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंपल एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन रिएक्शंस को समझते हैं। अब यहां पर क्या रिएक्शन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल तो यूं तो हमारे पास बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं, तो हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास है H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। ये क्या बात हुई बेटा, सिर्फ अक्षय ठाकुर और शिबाब्रता घोष ने ही आंसर दिया। शिबाब्रता घोष, अक्षय ठाकुर एंड सचिन, 3 लोगों ने आंसर दिया। ये तो गलत बात है ना, बाकी सब क्या कर रहे हैं? ठीक है, नाउ दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम, एक स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ना ये जो स्पीशी है ना, दिस इज अ हाई एनर्जी स्टेट थ्रू which the reaction must pass through, but the state can not be isolated. ठीक है, इस स्टेट को हम निकाल के अलग से रख नहीं सकते। तो दिस इज अ हाई एनर्जी स्टेट थ्रू विच द रिएक्शन मस्ट पास थ्रू, बट द स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, इस स्टेट का एक नाम है, इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दिस स्टेट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, और आगे प्रोसीड करने के बाद दिस इज गोइंग टू फॉर्म HI और ये HI बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट, अब हम इस रिएक्शन को ना एनर्जी वाइज भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन एनर्जी वाइज प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया, ये हमारे पास दूसरा आ गया। ठीक है, तो दिस इज वन एक्सिस, दिस इज द अनदर एक्सिस। ठीक है, यहां पर हम प्लॉट करते हैं एनर्जी, तो दिस इज द एनर्जी विच वी आर प्लॉटिंग, और यहां पर हम प्लॉट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट की लेंथ का कोई मीनिंग होता नहीं है। आप जितनी मर्जी लंबा रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना दीजिए या जितना मर्जी छोटा बना दीजिए, दिस डजंट डिपेंड ऑन टाइम। ये है हाउ द रिएक्शन में व्हाट इज द चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। कितना भी टाइम लग जाए, कितना ही बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे कोई स्केल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द रिएक्टेंट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। अब यहां पर ये रिएक्टेंट इस तरीके से जाएगा,
ये ऐसे गया, ये ऊपर पहुंचा और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, और ये जो हमारे पास ऊपर टिप पर है, दिस इज व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? कोई प्रॉब्लम? तो यहां हमारे पास इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो जाती है। ओके, नाउ अब ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक स्टेप में हो गया है थ्रू अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, a reaction which completes through a single transition state is a single step, simple or elementary reaction। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज की, एंड दैट थिंग इज व्हाट वी कॉल एज द केमिकल स्पीशी या फिर इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल स्पीशी और इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी? ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल स्पीशी और इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी। ठीक है, इट कुड बी एटम, it could be molecule, or it could be ion. That is the form in which the reactant is observed in the reaction. The form in which the reactant is observed in the reaction. That is what we call as the chemical species or independent chemical species. हमारे पास 41 लाइक्स हो चुके हैं, 9 लाइक्स हमें और चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है व्हाट वी कॉल एज द केमिकल स्पीशी और द इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी, जो कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है। ठीक है, अब एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी डेफिनेशन है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है पता है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट स्पीशी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना? तो मजेदार बात यह है कि आयन भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर एक सॉल्यूशन में या अगर एक सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है आयन, तो वो भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है ना।
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशी, जैसे आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी। ठीक है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशी और इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशी टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल step of a reaction is termed molecularity of that step। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, ऑर्डर, जब हमने ऑर्डर की बात की थी तो ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी एनी रियल नंबर। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ये जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर का मतलब आपको पता है, पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, मतलब कि कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is the order। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी ही ऑर्डर बन जाता है। शिवाव्रता घोष, क्या एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली में कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो। कोई दिक्कत? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज द ऑर्डर। अब जरा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। मॉलिक्यूलैरिटी, अब बताओ क्या बताना है बेटा दीपांशु? मॉलिक्यूलैरिटी इज द number of chemical species taking part in a single step of the reaction, and that step, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की तो वो सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बन जाती है। जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज 2, क्योंकि एक H2 है, एक I2 है, दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 2। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी 2 बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस वन इज व्हाट वी कॉल एज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, here we have the product and here we have the reactant, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। अब ठीक है बेटा, कोई लैग नहीं हो रहा इस समय। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज मॉलिक्यूलैरिटी। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स और
मल्टी स्टेप रिएक्शंस पर, मल्टी स्टेप रिएक्शंस पर, कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लिया जाए। ठीक है, अब यहां पर एक फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लें। ठीक है बेटा, SN2 के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, इसलिए तो इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर बोलते हैं। है ना मॉलिक्यूलरिटी 2। अब कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास है H2 प्लस Br2 gives 2HBr। अब इस रिएक्शन में पहला स्टेप हमारे पास है Br2 gives us 2Br। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये पहला स्टेप है। फिर इसके बाद ये जो Br है ना, ये रिएक्ट करता है H2 के साथ टू गिव अस HBr। ठीक है, प्लस H, ये हमारे पास है सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब यहां पर ये दो स्टेप का रिएक्शन हो गया। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो अब इस ग्राफ के अंदर व्हाट आई फाइंड इज अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, एनर्जी वाइज ये ऐसे है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। व्हाट आई फाइंड इज द ग्राफ गोज लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट आ गई और बीच में हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, जो ये Br है, ये Br। तो ये स्पीशी रिएक्शन में बनती है और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाती है। इसकी एनर्जी दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होती है। ये पहला स्टेप का एंड है और दूसरे स्टेप का बिगिनिंग है और ये कहलाता है एक इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है, अ रिएक्टिव स्पीशी which is formed and consumed within the reaction and marks end of one step and beginning of the next। Rajat, why molecularity can only be uni and bimolecular? Why is it not decamolecular? तो चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ खड़े हो और पहले तो आप एक काम करो, यू ट्राई टू स्ट्राइक योर हैंड लाइक दिस, ऐसे। कितनी आवाज आएंगी? आई थिंक एक आवाज आएगी। ठीक है, फिर आपका फ्रेंड सामने खड़ा हो जाए, आप यहां पे खड़े हो जाए, दोनों एक दूसरे को हाथ को ऐसे स्ट्राइक करो, कितनी आवाज आएंगी?
कितनी आवाज आएंगी? एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करो, 3 फ्रेंड खड़े हो जाओ एंड देन यू ट्राई टू स्ट्राइक योर हैंड टुगेदर, मतलब कि तीनों एक साथ स्ट्राइक करने की कोशिश करो। थोड़ा 1 2 3 करके करोगे, एक तरीके से करके चलोगे तो आपको एक आवाज आ जाएगी, बट इट विल बी डिफिकल्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करते चले जाओगे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इंक्रीज करते चले जाओगे, वैसे वैसे यू विल रियलाइज कि आप सारे लोग एक पॉइंट पर एक साथ हाथ स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको एक के बाद दूसरी आवाज आ जाएगी, और एक आवाज आना मतलब एक स्टेप, दूसरी आवाज आना मतलब दूसरा स्टेप। इज दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके से रियलाइज करो, क्या सारे के सारे 2 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर गए? समझ में आता है। 3 मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे स्ट्राइक करना, इज इट नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट? 3 से ज्यादा स्ट्राइक करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, 2 होती है, 3 बहुत मुश्किल से होती है, उससे ज्यादा होती ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा? We are talking about chemistry. Chemistry is practicality, not theory. करके दिखाओ, कर सकते हो तो हम मान लेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? कहां गया भैया आपका क्वेश्चन, कहां चला गया? ठीक है। So a reactive species which is formed and consumed within the reaction marks the end of one step and beginning of the next is termed reaction intermediate. ठीक है। It is very reactive, it is very unstable, but it can be isolated under special conditions. तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट? द आंसर इज वेरी सिंपल, आइसोलेट कर सकते हो। अगर आइसोलेट कर सकते हो तो ये ट्रांजिशन तो ये इंटरमीडिएट है, अगर आइसोलेट नहीं कर सकते तो ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। इट इज अ लोअर एनर्जी स्टेट between 2 consecutive transition state, ठीक है। Nihal Mohammed, it is not lower energy. Who said it is not lower energy? I said transition, ये intermediate is lower energy. Nihal Mohammed, hey sir. Nihal, हेलो ठीक है बेटा, हे सर का क्या मतलब हुआ? परफेक्टली, अक्षय ठाकुर ने बहुत मजेदार सी बात बोली है कि नंबर ऑफ intermediates is 1 less than number of steps, ठीक है। ट्रांजिशन states are equal to number of steps, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेप्स के बराबर होंगी और इंटरमीडिएट्स एक कम। इज इट क्लियर? गुलशन कुंतल बेटा, आपस में बात ना करके मुझसे बात कर लो तो ज्यादा अच्छा है।
देखो गुलशन गुलतर, यहां पे बेटा वो नहीं चल रहा, आप कहां से हो, आप कैसे हो, आप क्यों हो, किस तरीके से हो, प्लीज अश्मिता नहीं बताना, दोनों ब्लॉक हो जाओगे। पढ़ाई पे ध्यान दो। रजत बता तो दिया बेटा, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, जीरो, नेगेटिव, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव। Molecularity is always a whole number, and it's a number of parts, species which are taking part in the step of a reaction. Molecularity step की होती है, order reaction का होता है। ठीक है, okay, the transition states are equal to the number of steps. कोई confusion? कोई डाउट? चलिए, तो ये हमने नंबर ऑफ स्टेप्स की बात कर ली, हमने रिएक्शंस की बात कर ली। थैंक यू नेहल। हमारे पास 46 लाइक्स हो चुके हैं, कुड वी मेक इट 50 लाइक्स क्विकली? 1 आवर हो चुका है हमारे सेशन को चलते हुए। चलो, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन स्टेट। अब हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, reactions which have more than one transition state and at least one intermediate are termed complex or multi-step reaction. ठीक है, as such molecularity has no meaning for complex reaction, but we consider molecularity of the most difficult step, जिसे हम बोलते हैं rate determining step, to be molecularity of reaction. ठीक है रजत, एक्सपेरिमेंटली बेटा, ये सारे एक्सपेरिमेंटल्स हैं। हाउ डू वी नो? देख के नहीं पता चलता, या तो आपको पता होता है, किसी ने बताया है तो आपको पता है, या फिर आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो। रिएक्शन देखकर आप नहीं बता सकते कि ये सिंगल स्टेप है, मल्टी स्टेप है, या इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। यू कैन नॉट। इज इट क्लियर? अच्छा चलो एक छोटी सी बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से आपको फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है आपको, ठीक है। अब जो मोबाइल फोन आपको खरीदना है उसमें सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्या है जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन खरीदना डिले होता चला जा रहा है? कुड यू टेल मी? अगर मान लो आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप क्या होगा?
बोलो, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर वो स्टेप हो जाए तो आप मोबाइल फोन इंस्टेंटली खरीद लोगे। ऐसा कौन सा स्टेप है, बोलो? मैं बताऊं, अपने पापा से हां बुलवाना। आपके पापा को हां बोलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो हां कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, उसकी वजह से आपका मोबाइल फोन डिले हो जाएगा, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से जब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके होने की कंडीशन ही ऐसी होती है। अगर होगा तो एक इंस्टेंट में होगा, नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, नो, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, जिसके होने के लिए कंडीशन क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेट। चलो, अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की। अब यहां पे हमारे पास आगे क्या है, जरा देखें। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, rate of the reaction, rate constant, we have just talked about. Unit of rate concentration, rate constant. अच्छा, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की हमने बात कर ली, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी। So sum of the exponent, molecularity of the reaction, we have just talked about the number of reacting species, atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. ठीक है? अगर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जिसने पूछा था क्यों भाई क्या डिफरेंस है, ठीक है? 49 लाइक्स हो चुके हैं। Could we have more likes? चलो 50 लाइक्स करो जल्दी से। It is defined as the number of reactants taking part in a chemical reaction, that is molecularity. Order of reaction की बात करेंगे, it is the sum of the power of the concentration terms that appear in the rate law. मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होता है, ऑर्डर हमारे पास 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है? मॉलिक्युलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ही होता है, और ऑर्डर हमारे पास एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू बट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल नहीं हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है? अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एनालाइज किया जाता है? इनिशियल रेट मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है और यूनिट मेथड है। तो चलिए हम इसको एनालाइज करने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है? तो चलिए इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात करें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। रिएक्शन इज ऑलवेज ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक coefficient of reactant is 1. How order can be fractional? रजत, क्यों नहीं हो सकता? अभी तो निकाला था हमने ऑर्डर की वैल्यू, 5/2 ऑर्डर निकाला था ना हमने। रजत, आप यहां पे ना कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ रहे हो, मानता हूं वो क्वेश्चंस लॉजिकल है, ठीक है, वो क्वेश्चंस एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप इस समय एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? बी एग्जाम ओरिएंटेड। ये टाइम नहीं है आपका जिसमें आप इस समय
इसको इतना लेंदी करके चले। ठीक है, ओके। So let's talk about the stoichiometric coefficient of the reaction. That is 1. ठीक है, Is that okay? तो ये हम हर जगह ये मानकर चल रहे हैं। चलिए, अब हम अगली बात करते हैं। हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेस टू पावर 0। यहां पे N की वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी भी हम 49 लाइक्स पे हैं भैया। जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करके उसको 50 लाइक्स में कन्वर्ट कर दो। तो नीट यूजी में मेन होगा। मेन क्यों होगा? एक ही एग्जाम होगा जो हमेशा होता है नीट यूजी में। जीते रहो बेटा अश्मिता। और साथ ही साथ रेट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट लॉ विल बी इक्वल टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt। ठीक है, अच्छा, दोनों रेट्स इक्वल हैं एक दूसरे के, तो लेट्स इक्वेट द टू रेट्स। 51 लाइक्स हो गए, दैट्स ग्रेट। तो K इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी। अब हम क्या करते हैं? वी सेपरेट द कोएफिशिएंट्स, वी सेपरेट द टर्म्स। तो हमारे पास आ जाता है डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब जरा हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट ए नॉट टू ए टी डी ए। तो इट्स अ डेफिनाइट इंटीग्रल दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, यानी कि इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। आप T1 टू T2 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के डी टी। ठीक है, जहां पर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड ए टी इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, आप फाइनल कंसंट्रेशन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब जरा आप हम इसे इंटीग्रेट कर दें। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए टी माइनस ए नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू माइनस के टी। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आप घुमाना चाहें तो यू कैन राइट इट एज 8 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ना हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, एंड दैट थिंग इज व्हाट वी कॉल एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, half life of a reaction is the time required for a reaction to be half completed. That is the concentration of a specified reactant becomes half of
initial amount or half of maximum possible amount of specified product is obtained. आप हाफ लाइफ को रिएक्टेंट से भी डिफाइन कर सकते हो और प्रोडक्ट से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन भी आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी से भी डिफाइन कर सकते हो। हम यहां पे एक ही रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं तो हम उससे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी हैव एज हाफ लाइफ। एट हाफ लाइफ AT is equal to A naught by 2. That is what we call as half life. ठीक है, now we get the expression for half life in terms of A naught, that is the initial concentration, K. A naught और K के टर्म्स में हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। एनी कंफ्यूजन है किसी को? चलिए, हमारे पास है एक्सप्रेशन AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। वी हैव A नॉट बाय 2 इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब इसको हम लिख देते हैं हाफ, यानी कि आप इसे T हाफ लिख सकते हो, आप इसे T 0.5 लिख सकते हो, और यहां पे हाफ जो है एक सबस्क्रिप्ट है, ये डिवाइडेड या मल्टीप्लाइड बाय 1/2 नहीं है। ठीक है, अब आपको ज्यादा बात है तो इसको T हाफ लिख दो, या फिर इसको सीधा सीधा हाफ लाइफ लिख दो। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये T हाफ इस तरीके से लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? वी हैव 53 लाइक्स एंड 15 वॉचिंग। कुड वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स? किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर दें। तो अगर हम इसको हाफ लाइफ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है T हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाय 2K। यही आएगा ना? कोई दिक्कत? तो दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा, अगर हम कंप्लीट लाइफ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट लाइफ। ठीक है, कंप्लीट लाइफ की बात करेंगे तो कंप्लीट लाइफ का मतलब है AT इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT 1 लिख दें हम इसको, कंप्लीट लाइफ। तो T1 इज इक्वल टू A नॉट बाय K। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, ओनली फॉर अ zero order reaction is the half life half of complete life। अब आप कहोगे सर हाफ लाइफ तो कंप्लीट लाइफ की आधी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हो गई। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ना कुछ ग्राफ है। ठीक है,
When you talk about these graphs, तो हमारे पास ग्राफ क्या क्या है? पहला ग्राफ है रेट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको AT के थ्रू लिख दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा. दैट इज AT. ठीक है. फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट डज नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि रेट इज इक्वल टू K. ठीक है. फर्दर हमारे पास फिर से हम ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, यानी कि यहां पे AT प्लॉट करें और यहां पर हम प्लॉट कर देते हैं टाइम. ठीक है. अगर टाइम को प्लॉट करते हो तो ग्राफ हमारे पास है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा नीचे की तरफ with a slope of minus K and an intercept of A0. कोई दिक्कत? ठीक है. तीसरे ग्राफ की बात करें, और ये ग्राफ क्या है? रेट विद टाइम. ठीक है. अब एक बात का ध्यान रखना, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर n. ठीक है. अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू K इंटू A0 माइनस KT रेज टू पावर 0. That is equal to K. The rate does not change with time for a zero order reaction. This is K. Clear? That is only for a zero order reaction, और किसी के लिए नहीं. तो ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की. अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से होगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1. ठीक है. या फिर रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाय DT. ठीक है. 58 लाइक हो गए. अभय कुमार बेटा, हम क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं, वही क्वेश्चंस फिर से करेंगे. ठीक है. ओके. तो हमारे पास अगर इक्वेट करते तो हमारे पास आ जाएगा KA इज इक्वल टू माइनस DA बाय DT. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी कैन गेट एज DA बाय A इज इक्वल टू माइनस KDT. ठीक है. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Is everybody able to see it and understand? Integrate करें A0 to AT, and here we have D of A by A is equal to integral 0 to T minus K dt. ठीक है. तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln 1 by x dx को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो इट इज ln x. ln at by a नॉट इज इक्वल टू
माइनस के टी। ठीक है, अब इसको आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। आप इसको कर सकते हो ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। यू कैन गेट इट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। भाई ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और अब इसको आप कैसे भी घुमा सकते हो। यू कैन मेक इट लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है, या फिर आप इसको और भी तरीके से घुमा सकते हो। यू कैन हैव ln ए टी इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। अब कई तरीके से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। आप इस इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा हाफ लाइफ की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2 इज इक्वल टू के टी हाफ अपॉन 2.303। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास इक्वेशंस आएंगी टी हाफ की, कई सारे एक्सप्रेशंस आएंगे। एक एक्सप्रेशन आएगा ln 2 बाय के। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन आएगा 2.303 log 2 बाय के। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3 बाय के। ठीक है, और अगर सबको सॉल्व करके लिख दिया जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अप्रोक्सीमेटली लोग इसको 0.7 बाय के लिख देते हैं। इज दिस क्लियर? अभी किसी ने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। कोई दिक्कत? ठीक है,
कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? 60 लाइक्स हो चुके हैं हमारे। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की बात करें। हम्म हम्म ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन। इसको ऐसे लिख दीजिए, आप इसे ऐसे लिख दीजिए यहां पे टी लगाकर, या फिर आप इसे एटी लिख दीजिए, मर्जी है आपकी, बिकॉज दिस इज एट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। नाउ व्हाट वी नो इज rate is equal to K into concentration of A raised to power 1, and that is 80 raised to power 1. So the graph goes straight line. ठीक है, and the slope is K. तो जैसे जैसे ग्राफ का टाइम बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्राफ, यहां पर हम प्लॉट क्या करेंगे? यहां पर हम फिर से कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लॉट कर देंगे, या फिर एटी प्लॉट कर देंगे ना, और यहां पर हम प्लॉट करेंगे टाइम। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर जो इक्वेशन है दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब अगर इस इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते हैं तो द ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। अगला ग्राफ हम क्या बनाएंगे? अगला ग्राफ हम बनाएंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अंदर ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को मर्ज करके जब हम बनाएंगे तो द ग्राफ अगेन वुड टर्न आउट टू बी द सेम। ठीक है, और अब एक ग्राफ और बनाएंगे हम, and that is the graph of ln at with t। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ स्लोप ऑफ माइनस के, क्योंकि इक्वेशन क्या है? ln at इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कब होगा बेटा? केमिकल बॉन्डिंग अभी तो किया है, कर लेंगे, उसका भी रिवीजन करेंगे, बहुत जल्द रिवीजन करेंगे। So that's what we have as graphs of the first order reaction. ठीक है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है? और लाइक कर दो भैया, 63 लाइक्स हुए हैं हमारे पास, अभी 75 लाइक्स नहीं हुए हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स।
तो आगे करें। अब हमारे पास आ जाता है हाउ टू फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑब्वियसली इट इज एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करना है। सबसे पहला हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें हाफ लाइफ का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट इनिशियल concentrations, ठीक है, टी हाफ क्या बोल सकता हूं मैं इसको, टी अपॉन टी हाफ क्यू इज इक्वल टू ए नॉट पी अपॉन ए नॉट क्यू रेज टू पावर 1 माइनस एन। ठीक है, अब टी हाफ पी आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया, टी हाफ क्यू आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दिया, ए नॉट पी आपको एक्सपेरिमेंटली मिल गया, ए नॉट क्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मिल गया, तो आप एन डिटरमाइन कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट वी कैन फाइंड आउट द हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, and then we have something called the initial rate method। और इनिशियल रेट मेथड सबसे ज्यादा फेमस मेथड है जो यूज किया जाता है, जो बुक के अंदर भी कई बार दिया जाता है। उसके लिए एक टेबल बनता है। यहां पर हमारे पास है, अगर मान लीजिए रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, दैट इज द रिएक्शन। तो हमारे पास पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए है हमारे पास, फिर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, फिर हमारे पास है रेट। नाउ रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। ठीक है, लेट अस से पहला हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है A1, बी का कंसंट्रेशन हमने ले लिया B1, रेट हमारे पास आ गया R1, दैट इज इक्वल टू के इंटू A1 रेज टू पावर अल्फा B1 रेज टू पावर बीटा। ठीक है, फिर हमने ले लिया कंसंट्रेशन A2, अब B2 ले लीजिए, B1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कंसंट्रेशन आप ले लीजिए, लेट्स से B1 ही ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया R2 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A2 रेज टू पावर अल्फा B1 रेज टू पावर बीटा। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं R1 अपॉन R2 ले लेता हूं तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास B1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी A1 अपॉन A2 रेज टू पावर अल्फा। अब R1 मुझे पता है, R2 मुझे पता है, A1 मुझे पता है, A2 मुझे पता है, तो अल्फा निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास है A1 हमने ले लिया, लेट्स से हमने B1 ले लिया, B2 ले लिया। ठीक है, हमारे पास आ गया R3 और हमारे पास आ गया के A1 रेज टू पावर अल्फा B2 रेज टू पावर बीटा। अब अगर मैं R1 अपॉन R3 ले लेता हूं तो मुझे A1 कैंसिल आउट हो जाएगा और B1
बीटा मुझे यहां से मिल जाएगा। आपके पास ये भी हो सकता है, A2 हो सकता है, ये B2 हो सकता है, यहाँ पे R4 हो सकता है, दैट इज इक्वल टू के A1 A2 रेस टू पावर अल्फा B2 रेस टू पावर बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं। एंड यू नीड टू कंसिडर कि आपको कौन सा यूज करना है। एक बात का ध्यान रखना, यू नीड टू हैव वन ऑब्जर्वेशन मोर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है, के भी एक वेरिएबल है, के अल्फा एंड बीटा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? यार 68 लाइक्स है, 7 लाइक्स और होके 75 हो सकते हैं, जल्दी से कर दो। So that is how we can find out the rate of a reaction using initial rate method. Okay? कोई दिक्कत? तो मेथड्स के बाद हमारे पास इनिशियल रेट मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और यूनिट मेथड है। तो इनिशियल रेट मेथड की बात करें तो हमारे पास आ जाता है, कर लिया हमने, ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट लॉ ये आ जाता है जो हमने सॉल्व किया है। टाइम ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन, इसके लिए आ गया। हाफ लाइफ पीरियड हमने कर लिया है, ये हमारे पास एक प्लॉट है, और ये हमारे पास कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। कैटलिस्ट के सरफेस पे होने वाले ज्यादातर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। This is for the first order reaction. Time of completion is infinity here. हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकालें, टी हाफ चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन के साथ। एवरेज इज 1/k, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनफैक्ट इनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना चाहिए। दीज आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये है तो मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर 1 आ जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ रिएक्टेंट्स आर ह्यूज एक्सेस और कैटलिस्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। या फिर एस्टर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिट से तो हम ऑर्डर निकाल ही सकते हैं, लेकिन यूनिट तो हमें बाद में पता चलता है ना, तो उल्टी बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर रेट को कैसे अफेक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है? अच्छा, अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, while considering the effect of temperature, concentration of each reactant is considered 1. So rate is equal to k. तो आप रेट का ऑर्डर रेट की वैल्यू निकाल लीजिए या रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। 72 लाइक्स हो चुके हैं, 75 करोगे, तो रेट की वैल्यू है k। अब आप लिख लीजिए रेट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है, वेयर EA इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो EA इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। शुभू बेटा हमारे साथ पढ़ते चले जाइए, स्ट्रांग हो जाएगी, एक्सरसाइज करते चले जाइए, क्वेश्चंस करते चले जाइए, इट इज गोइंग टू बिकम स्ट्रांग, ठीक है। तो EA इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। R इज गैस कांस्टेंट,
एंड टी इज टेम्परेचर। अब यहां पे जो बताने वाली चीज है वो तो है ए। ए इज कॉल्ड आर्हीनियस फैक्टर, ठीक है। ए इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल factor, and this is also called the collision frequency, ठीक है, इसे collision frequency भी कहते हैं। और ये जो e raised to power minus EA by RT है ना, this is the fraction of molecules having energy more than activation, ठीक है। यानी कि इसको आप फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स भी बोल सकते हो। तो टोटल कॉलिजन में से कितने कॉलिजन एक्चुअली इफेक्टिव हैं, दैट इज गिवन बाय दिस फैक्टर। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसका लॉग ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब इसको ln से log में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर k की बात करते हैं, किस तरीके से k चेंज हो जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर। तो हमारे पास है log k1 इज इक्वल टू log a, और फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर a चेंज नहीं होता, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। log k2 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दिस बिकम्स log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू log a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2.303 आर, यहां आ जाएगा ब्रैकेट 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। अब एक बात यहां पे नोटिस करो, इफ T1, or rather I should write capital T, if T1 is less than T2, K1 is less than K2, मतलब कि with increase in temperature, rate of reaction increases. कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। नाउ फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फैक्टर का चेंज आता है उसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? यार 72 लाइक्स पे अटके पड़े हैं, 3 लाइक और चाहिए हमें। This is what we have as Arrhenius theory, which is called rate constant, Arrhenius factor or frequency factor. Activation energy is the energy required to reach the threshold. एक्टिवेशन एनर्जी हम ग्राफिकली रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर से मेजर कर सकते हैं, ग्राफिकली तो हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है।
तो ये इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। कॉलिजन थ्योरी इज अ सिंपल वन कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट को कोलाइड करना जरूरी होता है। 72 लाइक्स हैं हमारे पास। So here we have the smart playlist, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कर दिया ना सबने? टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, अनोटेटेड सेशन नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ यहां पर हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे आयनिक इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर। तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी देयर। 73 लाइक्स हो चुके हैं, कुड वी हैव 2 लाइक्स मोर? कौन सा है जिसने लाइक नहीं किया अभी तक? जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे। बाय बाय।